अच्छा सुबल, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक आम आदमी ऑटिज़म को कैसे समझे। एक आम आदमी जो ऑटिज़म को ऐसे समझ सकता है कि अगर वो 3 से 4 सिम्टम्स किसी भी बच्चे में देखें तो वो एक रेड फ्लैग हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर ऑटिज़म सस्पेक्ट हो सकता है। ठीक। ऑब्वियसली उसके डायग्नोसिस के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मल क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। हमें उसको डिफरेंट जो टूल्स हम यूटिलाइज करते हैं उसकी इवैल्यूएशन के लिए वो हमें उसके थ्रू उसको गुजारना पड़ेगा। बट जो साइन एंड सिम्टम्स हमें अपेयर होते हैं उसके बिहाफ पर हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा ऑटिज़म में फॉल कर रहा है, उसके ठीक। अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं। ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ठीक। और इसके जो मेजर 4 सिम्टम्स हैं जो एक बच्चे में पेयर होते हैं, सबसे पहला तो ये होता है कि वो बच्चा कि सोशलाइजेशन में बहुत डेफिसिट होता है। मतलब ठीक। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो एज अकॉर्डिंगली सोशलाइज करता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने एज मेट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा हॉलमार्क ही ये है कि वो बच्चे जो हैं वो सोशलाइज नहीं करते। ठीक। नंबर सेकंड उनमें ये है कि इन बच्चों का नेम रिस्पॉन्ड जो है ना वो नियर टू ज़ीरो या बहुत मिनिमल होता है। मतलब आप उस बच्चे को कंसेक्यूटिवली आवाज़ें दे रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग, उसके अंदर वो रेड फ्लैग है। अच्छा, अब उसमें बहुत से पेरेंट ये समझते हैं कि शायद ये सुनता नहीं है, सुन नहीं रहा इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बेसिकली उसकी हेयरिंग इंटैक्ट होती है। पेरेंट जब उसकी हेयरिंग इवैल्यूएशन कराते हैं, कोई बीरा का टेस्ट और जितनी भी उसकी इवैल्यूएशन है वो कराते हैं, डैट वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। ठीक। फिर वो कहते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है, अगर ये सुन भी रहा है तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। वो उन बच्चों की लिसनिंग नहीं डेवलप हुई होती, जिसकी वजह से उनका नेम टू रिस्पॉन्ड बिल्कुल जीरो होता है और उनका आई कॉन्टैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। आप उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने पास बिठाएंगे ना तो वो ज़्यादा इधर उधर ही देखेंगे। आप उनको नाम भी ले रहे होंगे तो उनका आई कॉन्टैक्ट तो मेंटेन ही नहीं होता और अपने नेम रिस्पॉन्ड पे आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक। ये उनका सेकंड वाला है। नंबर थर्ड इज़ कम्युनिकेशन। ये बच्चे कम्युनिकेशन में बहुत लैग करते हैं, वो ठीक। कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, अगर करते हैं तो बहुत लिमिटेड सिंगल वर्ड में अपनी बात कन्वे कर देंगे। अगर कोई बच्चा वर्बल है, अगर तो नॉन वर्बल है तो वो अपने ऑब्वियसली कोई जेस्चरल प्रॉम्प्ट देगा, कोई जेस्चर से बता देगा, ई आ कर देगा, कोई इस तरह का। अगर वो बच्चा वर्बल है तो ही ट्राइज के वो सिंगल वर्ड में अपनी बात बुलवा दे, although he can speak in sentences as well, लेकिन वो बेसिकली कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। और नंबर फोर्थ जो मेजर है वो उनका ये होता है, उनके अंदर बहुत सारे स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं। मतलब वो बैठे बैठे रेपिटेटिव बिहेवियर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे रॉकिंग मूवमेंट करते हैं, कोई बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कोई बच्चे वोकल स्टिमिंग सडन आवाज़ें कंसेक्यूटिव टाइम पे निकालते। तो ये ऑटिज़म के 3 से 4 मेजर साइंस हैं, मेजर सिम्टम्स हैं जो हमें किसी बच्चे में नजर आए। इट्स मीन ही और शी इज़ विद सस्पेक्टेड ऑटिज़म। ये यानी रेड ये कि कुछ फ्लैग्स हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते ही नहीं है, खामोश रहते हैं और अचानक से जोर से आवाज़ निकालते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो वो ये भी बेसिकली एक सिम्टम और एक साइन है सिम्टम ऑटिज्म है, का। बिल्कुल बिल्कुल एक रेड फ्लैग ऑटिज्म का। ठीक है। अच्छा, माँ बाप जो सुन रहे होते हैं हमें, या किसी भी तरह से वो स्क्रॉल करते हैं या सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि वो एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कैसे ढूंढें, और उनको उनकी क्वालिटी का कैसे पता चलेगा। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो डिग्री होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं, इन दोनों में देयर वुड बी हेल ऑफ डिफरेंसेस। ठीक। ठीक है, जो एक डिग्री होल्डर बंदा होगा वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आपके बच्चे को पहले इवैल्यूएट करेगा, फिर उसको एवेलुएशन करने के बाद आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस देगा कि ये बच्चा ऑटिज्म के माइल्ड लेवल पे फॉल कर रहा है या मॉडरेट में फॉल कर रहा है या सवेयर लेवल पे फॉल कर रहा है। उसके बाद वो उस बच्चे को 5 से 7 दिन जो है प्रॉपर इवैल्यूएशन पे रखेंगे, जस्ट टू गेट टू नो कि जो जो चीज़ें हमने इस क्राइटेरिया में फॉल की आइदर वो हैं भी है कि नहीं। क्योंकि ऑटिज्म का बच्चा कभी कभार ऐसा पेयर होता है कि उसको कुछ भी नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन हमें हल्का हल्का रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है कि उसको तो ये भी पता है, उसकी कॉग्निशन में ये भी चीज़ है, अच्छा ये भी वर्ड बोलता है। क्योंकि ऑटिज्म के पेरेंट का सबसे बड़ा जो हमारे पास उनके कंसर्न आते हैं वो ये आते हैं कि ये बच्चे बैठे हुए अपनी मर्जी से जो मर्जी बोलते हैं, लेकिन जब हम बोले ना कि ये वर्ड है हमारे पीछे इमिटेट करो, बाबा आए बाबा को बाबा बोलो, तो नहीं बोलना। वैसे घर में सारा दिन चाहे बाबा बाबा लगाए रखे, फंक्शनल उनकी कम्युनिकेशन स्पीच नहीं होती, वैसे वो रैंडमाइज वर्ड्स बोलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि वो किन किन क्राइटेरियाज के थ्रू आपके बच्चे को वो करा रहे हैं। इनिशियल इज दैट इज़ द इवैल्यूएशन। अगर वो इवैल्यूएशन उन्होंने प्रॉपर की है, प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ किया है, उसके बाद उन्होंने आपको बच्चे को ऑब्जर्वेशन पे रखा है, 4 to 5 डेज उसको ऑब्जर्व किया थ्रू सेशंस, उसके बाद वो उस बच्चे का आईपी आपको प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान बना के देंगे। ठीक। अगर इंटरवेंशन प्लान मिला दैट वुड बी द टारगेट ओरिएंटेड। उसमें बच्चे को टारगेट करेंगे कि इसका हमने नेम रिस्पॉन्ड कैसे अटेन करना है, हमने इसकी फाउंडेशन स्किल्स कैसे बिल्ड करनी है कि ये आई कॉन्टैक्ट इसका मेंटेन हो, ये हमारी इमिटेशन पे आए। इमिटेशन दोनों तरह की हो सकती है। ऑटिज्म का बच्चा एक मोटर इमिटेशन भी नहीं करता। अगर हम उसको कहें ना लेट्स शेक योर हैंड, वो हाथ ही नहीं उठाएगा, उसको पता नहीं होगा मैंने शेक हैंड कैसे करना है। उसको फिजिकल जेस्चरल्स भी हम दिखाते हैं, जेस्चरल प्रॉम्प्ट भी सिखाते हैं, क्योंकि ये बच्चे विजुअली बड़े स्ट्रॉन्ग लर्नर होते हैं। जो एक
स्पेसिफिक और अच्छा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होगा ना, ही और शी मस्ट गेट टू नो कि इस बच्चे को एंगेज कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, ये बच्चे बहुत प्यार से चलते हैं, आप इनको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करा सकते। ठीक। आपने इन बच्चों को रीइंफोर्समेंट के थ्रू अपने साथ इनकी रैपो बिल्ड करनी है और कंडीशनिंग बेस्ड चलना है। जो एक डिप्लोमा होल्डर बंदा होगा ना, वो डायरेक्ट कहेगा अच्छा जी हमने इवैल्यूएट कर लिया आज ही एक ही ऑब्जर्वेशन में आपका बच्चा ऑटिस्टिक, आप इसके सेशन स्टार्ट कर दें। और सेशन में भी अगर वो बच्चा, सपोज उस मदर ने उन थेरेपिस्ट के साथ 5 सेशन 7 सेशन या 8 सेशन लिए हैं और स्टिल वो बच्चा रो रहा है और उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम लैग इन प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। एक प्रोफेशनल बंदा एक दिन में भी ऑटिज्म का बच्चा टैकल कर लेगा, चाहे वो उसको कुछ ना सिखाए, लेकिन उसको इंगेज कर ले, इंटरेक्ट कर ले, वो आपको हल्की सी भी बात पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, आपको देख के आपको आई कांटेक्ट देना शुरू कर दे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि वो ठीक। बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो घर वालों के साथ तो कर ही नहीं रहा, जब वो नहीं कर रहा तो उनके पेरेंट कंसर्न लेकर आए ना कि हमारा बच्चा तो हमें सुन ही नहीं रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, हमारी बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, हम अगर कोई भी बात करें इमिटेट ही नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हम सारे ये क्राइटेरिया सेट करते हैं कि एक प्रोफेशनल बंदे में और एक क्वैक या किसी डिप्लोमा होल्डर बंदे में जिसने 1.5-2 साल का ये काम किया है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो ठीक। आपको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस उनकी बता देती हैं। ठीक है। अच्छा सुंबल, ये हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि एक बेसिकली जो स्पीच थेरेपी सेंटर होता है, जी जी। उसका इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितने लोग होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं इस सारे प्रोसेस में? अगर हम बात करें ऑटिज़म की, ADHD की, CP की, डाउन सिंड्रोम की और बड़े न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जितने भी हैं, अगर हम इन सब की बात करें तो इनको खाली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डील नहीं कर सकता, क्योंकि इन बच्चों के सिर्फ स्पीच के लैग नहीं होते, मैंने आपको पहले भी बताया इनके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो हमें एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट चाहिए होता है। बिहेवियर थेरेपिस्ट वो होता है जो जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद एक प्रॉपर ABA थेरेपिस्ट होता है, जो उसके पूरे बिहेवियर को जो है वो एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखता है और फिर उस पर अपनी जो है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करता है। तो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट की नीड होती है, क्योंकि हम ऑटिज़म को खाली स्पीच थेरेपिस्ट डील इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक उस बच्चे का बिहेवियर ही मैनेज नहीं होगा, हम उसको स्पीच में क्या सिखाएंगे। ठीक। वो पेरेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाली स्पीच थेरेपिस्ट के पास आगे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पीच थेरेपिस्ट पहले उसके बिहेवियर को मैनेज करेगा, जब तक बिहेवियर मैनेज होगा तब तक उस बच्चे के कोई अगर 45 मिनट का भी सेशन है, जो एक्सटेंडेड टाइमिंग्स हैं, अगर उस बच्चे ने हाफ एन आवर अपने इस बिहेवियरल मैनेजमेंट में भी लगा दिए हैं, तो रेस्ट 15 मिनट में आप उस बच्चे को स्पीच में क्या सिखाएंगे। तो उसके लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप स्पीच थेरेपी, ऑब्वियसली उसने कम्युनिकेशन पे उसकी काम करना है, उसकी वोकैबुलरी पे, और जितने भी स्पीच और लैंग्वेज रिगार्डिंग उस बच्चे के इश्यूज़ हैं, उसके लिए एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं ना, उनको नॉर्मल बच्चों से ये डिफरेंस होता है कि ये बच्चे जो है ना, अपनी जो ADLs जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी खुद नहीं कर सकते। ये बच्चे एज अकॉर्डिंगली टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते, इनके पेरेंट मोस्टली इनको डायपर्स लगा के लाते हैं। ये बच्चे अपने खुद से खा नहीं सकते होते, सेल्फ फीडिंग नहीं होता, मोस्टली थेरेपिस्ट या मदर्स इनको खिला रही होती, कभी स्क्रीन लगा के, कभी मोबाइल इनके सामने रख के। तो दूसरा इशू इनका ये होता है। थर्डली, ये सेल्फ ड्रेस नहीं होते, इनको नहीं पता कि शर्ट का बटन कैसे खोलना है, जिप कैसे खोलनी है, बंद कैसे करनी है, ट्राउज़र पुल कैसे करना है, ऑल दैट। तो ये जितनी ADLs की चीज़ें हैं उसको कवर करने के लिए हमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए होता है, जो इनको कम से कम इतना इंडिपेंडेंट कर दे कि ये अपने आप एक नॉर्मल रूटीन में आ सकें, इनको अपनी किसी हेल्प की ज़रूरत ना हो। ऑल द टाइम फादर या मदर फिगर भी इन बच्चों के साथ नहीं रह सकता। ठीक है। उनके और भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, उस बच्चे के और भी बहन भाई हो सकते हैं। तो 24/7 कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो एक इंटेंसिव जो है वो अप्रोच दे सकता है, बीइंग अ पेरेंट भी। तो उनके लिए आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है।